हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार में। और आज हमारा टॉपिक होगा। आज हम कुछ टॉपिक करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? आज हम करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। एक करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। और तीसरा टॉपिक है आईएनए और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इसकी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यूपी डॉट नहीं है बीच में, ठीक है। यूपी दिव्य एकेडमी। इसके साथ ही इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी जाके इस क्लास को, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़्यादा क्लासेस के लिए इन चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लाइक करना भी ना भूलें। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। और पेपर लेवल की दी जाएगी। जिन लोगों ने कल लास्ट लोअर पीस का एग्जाम दिया होगा उनको लेवल का पता चल गया होगा कि यूपी पेट यूपी ट्रिपल एस किस लेवल का खेल रहा है। लेवल क्या है और प्लस क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। कल देखा होगा, धुआं छुड़ा दिया लोगों का कल। ठीक है, तो भैया इसीलिए मैंने थोड़ा अपना कंटेंट इम्प्रूव किया है और थोड़ी चीज़ें आगे हम लेके जाएंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें और थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। ठीक है, क्योंकि देखो यार, सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ कि भैया भीड़ है एग्जाम में। भीड़ है सिर्फ। पढ़ने वाले कुछ ही लोग हैं जो पढ़ते हैं, ये नहीं डरते हैं कि ये टफ है, ये कठिन हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही है, इसको हमें पढ़ना नहीं है। भाई इजी वाले सब पढ़ते हैं। ठीक है, हर कोई पढ़ता है इजी इजी सब कुछ। एक जो भी तैयारी करने उतरता है ना इस फील्ड में, वो इजी सब पढ़ते हैं। कम ही हैं लोग, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, अगर आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो तो भैया इजी इजी पढ़िए, जो भी पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर आप रियल में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आप रियल में नौकरी पाना चाहते हैं, तो भैया आपको पढ़ना पड़ेगा मेहनत करके। उसके लिए थोड़ा डीप भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरे नोट्स जो भी हैं ये मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। मैं एक एक चीज़ को एनालाइज करके ही पढ़ाता हूँ। पिछले 10 सालों से ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, यानी 2016 से ये चीज़ें कर रहा हूँ। ऑफलाइन में अच्छा खासा रिजल्ट दिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद खुद की तैयारी में लगा और चीज़ों को कर रहा हूँ अच्छे से। बट आप लोग अगर चीज़ों को समझते हैं, जो भी लोग समझते हैं वो करेंगे, जो नहीं समझते, जिनको सिर्फ टाइम पास करना है, दैट्स ऑल, कर सकते हैं भाई। आपको भी पता है कि पीसीएस के या फिर सॉरी पेट के लगभग 30 लाख के आसपास फॉर्म पड़ेंगे। उसमें से भी जिनकी परसेंटाइल अच्छी होगी, 80+ स्कोर करके कुछ ही लोग आएंगे। सभी लोग आएंगे ही नहीं। वन लाइनर जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप अपने शक्तियों को सीमित कर रहे हैं। जब आप चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप चीज़ों को खोल रहे हैं। आप एग्जाम कुछ नहीं पता, आपको भी मुझे भी नहीं पता कि 25 जैसा एग्जाम बनेगा कि 23 जैसा एग्जाम बनेगा पेट का, आई डोंट नो। बस इतना कहना हूँ कि हमें इस तरह से प्रिपेयर करना है कि एग्जाम में चाहे कैसे भी क्वेश्चन आए, ठीक है, हम उसके लिए वेल प्रिपेयर होके जाएं कि यस, मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूंगा। अभी भी मौका है, 1-2 महीने का, 2 महीने का। आप मेरे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा संख्या में लोगों को जुड़िए। यकीन मानता हूँ आपका स्कोर 80+ रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से आप अपने टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करिए। फिर जो वर्दी विद प्रेम वाले चैनल है वहाँ पे जाके आप एमसीक्यू कर लीजिए। टॉप टारगेट कर लीजिए 20। आप पहले टॉपिक कंप्लीट कर, टॉपिक जरूर होना है। आपका अगर टॉपिक कंप्लीट हो जाना, तो आप जाएंगे जब देखेंगे टॉप 100 का क्वेश्चन जो 20 मिनट में कंप्लीट होता है, उसको आपको देखने में मजा आएगा। ठीक है, जब यहाँ टॉपिक कंप्लीट होगा वहाँ मजा तो ले लोगे कि नहीं, ठीक है, चल रही चीजें समझ में आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन उन लोगों को अच्छा लग रहा होगा जिनकी क्लासेस कंप्लीट है, जिनका सब बेसिक कंप्लीट हो रखा है। जिनका कंप्लीट नहीं है उनको उस टाइम पे अच्छा लगा, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन फाइनली जब उससे पूछा गया भाई क्यों हो रहा है ऐसा, कहाँ से आएगा, फिर ब्लैंक हो जाएंगे। इसलिए मैं यही बोलूंगा, भैया मेहनत करके पढ़िए। जिन लोग की जो भी चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, आप मेरे चैनल पे जाइए, आप वहाँ से हर एक क्लास डाल दी है मैंने। अब धीरे धीरे और आगे डाल रहा हूँ, लेकिन जिसका पिछला छूटा हुआ कर लीजिए। ठीक है, अपना लेवल इम्प्रूव कीजिए भाई, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर भीड़ तो है ही है। 70 लाख की भीड़ है, उसमें भी आप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 8 ही 10 हज़ार आती हैं। अभी अभी आपने देखा होगा वीडियो की जो नोटिफिकेशन वगैरह दिखता है थोड़ा बहुत,
जो न्यूज़ वगैरह में आता है, उसमें 3,000 4,000 वैकेंसी है, तो कितना आप ऐड करेंगे बताइए? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, आपको आगे निकलना है लोगों से। ठीक है, चलिए तो जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से, आपको अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कराऊंगा जितना हो सकता है हमसे। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बहुत देर से इतनी मुझे कहना था यार, कल का पेपर देख के मैं ना थोड़ा सा अपसेट हुआ कि यार आप लोग तैयारी गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं अभी तक। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों का ज़्यादा चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं टफ है। एक्चुअली टफ नहीं है, आप लोग अपने दायरे को सीमित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो अधिनियम आया था, आपको पता है कि 1919 का अधिनियम के बाद ही आया था अगला अधिनियम। और बेसिकली जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसी को प्रारूप तौर पे यहाँ पे आया था। आगे उसी का ही निचोड़ थी चीज़। इसमें क्या रही? धाराएं 331 थी, अनुसूचियां 10 थी, और कोई अलग प्रस्तावना नहीं था। इस 1919 का एक्ट के वाली ही प्रस्तावना इसमें जोड़ी गई थी। ठीक हो गया। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, देखिए। मुख्य प्रशासनिक प्रावधान क्या? अखिल भारतीय संघ की स्थापना है। मैं ये डिटेलिंग नोट से आपको ये एक बार समझा दे रहा हूँ, आपको सिर्फ ये पढ़ना है। ठीक है। अब अखिल भारतीय संघ का मतलब होता है कि इन्होंने ऐसी प्रस्ताव प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा था कि अखिल भारतीय संघ बनाया जाए, लेकिन देसी रियासतें जो थी वो शामिल ही नहीं हुई इसमें। जब शामिल नहीं थे, खत्म हो गया। हालांकि अखिल भारतीय संघ की प्रस्तावना की बात यहाँ पे आई थी। ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को मिलाकर संघ बनाने का प्रस्ताव आया था। रियासतों के शामिल ना होने पर अस्तित्व में आया नहीं। दूसरा, प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांतों को अभी प्रांतों के द्वैत शासन प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, और प्रांतों को स्वतंत्र रूप से संवैधानिक दर्जा और स्वायत्ता दी गई। क्या दिया गया? प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया, और उसमें द्वैत शासन को भी समाप्त कर दिया गया। तो द्वैत शासन लगाया कहाँ गया? केंद्र में। केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। केंद्र में द्वैत शासन को लगा करके और केंद्रीय विषयों को आरक्षित में रक्षा मामले, विदेश मामले आदि, और हस्तांतरित में अन्य विषयों को भागों में बांट दिया। अन्य विषय भागों में बांट दिया गया। ठीक है। तो केंद्र में द्वैत शासन के साथ साथ विषयों को भी बांट दिया गया। ठीक, किसमें? आरक्षित और हस्तांतरित। इससे पहले प्रांतों में 1919 के अधिनियम में चीजें की गई थी। द्विसदनी विधायिका। केंद्र में दो सदन लाए गए, जैसे राज्य परिषद और संघीय सभा, जो वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा का रूप है। जो लोकसभा और राज्यसभा का क्या है? रूप हो गया। ठीक है, इतना हो गया। और ऐसा किया गया यूपी से 6 प्रांतों में भी द्विसदनी व्यवस्था को ऐसा किया गया। ठीक है, संयुक्त प्रांत सहित 6 प्रांतों में भी द्विसदनी व्यवस्था को द्विसदन लाया गया। द्वैध शासन नहीं, द्वैध शासन प्रांतों में खत्म कर दिया गया था। द्विसदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों में क्या था? विधानसभा और विधान परिषद। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? समझते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 में। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म 1935 अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 का अधिनियम। ये सब आपको बताना चाहिए। अब क्या हुआ? संघ सूची में कौन कौन सब्जेक्ट रखे गए? 59 विषय थे, जिसमें रक्षा, विदेश मामले और मुद्रा, ये संघ में। और प्रांतों में क्या रखा गया? 54 विषय था, जिसमें पुलिस, शिक्षा और प्रांतीय लोक सेवा थी। ठीक। और समवर्ती सूची में क्या था? 36 विषय थे। समवर्ती सूची मतलब जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे, यानी प्रांत और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे, उसमें 36 विषय थे। सिविल व आपराधिक कानून और विवाह संबंधी चीजें। अवशिष्ट शक्तियां जो है ना, सीधे गवर्नर के हाथ में दे दी गई। गवर्नर मतलब वायसराय को सौंप दी गई। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। कुछ संस्थान बने थे। संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट 1937 में दिल्ली में स्थापित हुआ था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इससे पहले आपको पता होगा कि 1773 के रेगुलर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पे थी? कलकत्ता में। 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में चीजें खत्म हो गई, और फिर क्या हुआ? राज्यों में, जिसमें बंगाल, मद्रास और मुंबई में क्या हुआ? हाई कोर्ट की स्थापना हुई, और उसके बाद इलाहाबाद में। ठीक है। अगर हमें इससे ऊपर अगर किसी न्यायालय में जाना था तो फिर प्रिवी काउंसिल जाना पड़ता था। ठीक है। अब क्या हो गया? संघीय न्यायालय बना, तो फिर क्या हो गया? अब संघीय न्यायालय इसको संभालेगा। ठीक। यही आगे संघीय न्यायालय जाके भारत में सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीयकरण जब किया गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। उसमें आरबीआई की स्थापना की गई। देख की किस लिए भैया? मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए 1935 में। लोक सेवा आयोग बनाया गया। केंद्र के लिए संघीय और प्रांतों के लिए प्रांतीय प्रोविजनल लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्षेत्रीय व सामाजिक बदलाव की अगर बात करें ना, म्यांमार को भारत से पूरी तरह अलग कर दिया गया। अगर म्यांमार अलग नहीं होता
1937 में। ये डेट आपको याद रखनी है, तो मैं हमारा आज भारत का पार्ट होता। ठीक है। और नए सिंध एक गुजरात में, गुजरात और मुंबई के कुछ क्षेत्रों को, यानी सिंध बॉम्बे से अलग कर दिया गया, साथ ही उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। दो नए प्रांत बनाए गए, सिंध और उड़ीसा। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो लोग पढ़ते आ रहे हैं सीरियल वाइज, उसको उन लोगों को बहुत अच्छे से सब चीजें समझ में आ रही है। ठीक। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, जिसकी शुरुआत 1909 से मोरले मिंटो सुधार से हुई थी। मोरले मिंटो के तहत सुधार से किया गया था, जिसमें मुस्लिमों का आरक्षण किया गया था। निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ था, मुस्लिमों से स्टार्ट किया गया था, इसको अब दलितों, महिलाओं और श्रमिकों को बांट दिया। ये समय समय पर चीजें हुई थी, जैसे 1919 में सिखों और एंग्लो इंडियंस को दिया गया। 1935 में किसको दिया गया? अब हिंदू हिंदू धर्म के अंतर्गत दलितों, महिलाओं और श्रमिकों, मतलब दलितों को भी हिंदुओं से अलग कर दिया गया। अनुसूचित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। हमने इससे पहले जो गांधी जी और इरविन समझौता पैक्ट हुआ, इसके बाद फिर अंबेडकर, इसके तहत गांधी जी कहाँ कहाँ गए थे? गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, लेकिन वो असफल रहा, गांधी चले आए। फिर सांप्रदायिक पंचायत आया, कम्युनल अवार्ड आया, जो कि वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, वहाँ पे इंग्लैंड में। किसके लिए? मतलब एक प्रकार से दलितों को भी अलग से निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया था। उसी का विरोध किया था, उसी यानी इस कम्युनल अवार्ड जो आया था 1934 के आसपास, उसी का विरोध किया था किसने? गांधी जी ने। और गांधी फिर इसके बाद अम्बेडकर गांधी समझौता हुआ, और अम्बेडकर इस चीज के लिए मान गए। ठीक है। और मानने के बाद फिर क्या हुआ? उसी का ही विस्तारित रूप 1935 के अधिनियम में देखने को मिलता है। ठीक है। तो आपको बताना चाहिए। अब हिंदुओं में भी चीजों को बांट दिया गया है, दलितों को अलग से। अभी तक मुस्लिमों को दिया गया था, सिखों को और एंग्लो इंडियंस वगैरह को दिया गया था। अब क्या होगा कि दलितों और जो अनुसूचित जाति संबंधित महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। अब यहाँ पे कुछ कथन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 अधिनियम के बारे में अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन और दास्ता का नया चार्टर कहा। किसने? जवाहरलाल नेहरू। जिन्ना जी ने क्या कहा? पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से खराब, यानी खराब की बात की जिन्ना ने। 37 के चुनाव हुआ, अब क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? 1935 के अधिनियम के बाद में जब प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, तो क्या होगा? इस एक्ट के तहत बाद में क्या हुआ कि 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए। जब चुनाव हुए तो भैया यूपी में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने सरकार बनाई। आपको मैंने इन सब चीजों के बारे में पॉलिटी में भी पढ़ा दिया है, यहाँ पे भी करा रहा हूँ कि भैया प्रांतों में किसकी सरकार बनी? किसकी? कांग्रेस। इसके अलावा कांग्रेस कांग्रेस की अन्य 8 जगहों पर भी सरकार बनी थी। अब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पेट का स्पेशल सिलेबस है, तो बढ़िया से पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए। अगर जिनको समझ में आवा ना, तो इसके शॉर्ट नोट्स को आप 4-5 लाइनों में शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। सिर्फ सीधे सीधे मेन मेन हेडिंग लिख लो इसकी, बस काम खत्म। डिटेलिंग मैंने बताई दी है, जिसको ये पढ़ना है यहाँ से पढ़िए। ठीक है। बाकी आपको चीजें भैया थोड़ा डीप करके तैयार करो यार। आप यकीन मानो, आप एक बार तैयारी करोगे, उसके बाद आपको अच्छा ही लगेगा। दिन रात एक करके पढ़ाई करो भाई। ठीक है। अब मैं भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन बेसिकली 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ, स्टार्टिंग हुआ था। और महात्मा गांधी द्वारा यहीं पे इसी में ही करो मरो का नारा दिया गया था। ठीक है। भारत छोड़ो जो शब्द आया ना, इसके रचनाकार थे समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली थे। इन्होंने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन, आपको नेता पता नहीं, यूसुफ मेहर अली, इन्होंने ये सब दिया था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उद्देश्य क्या था? भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को तत्काल और पूरी तरह से समाप्त करना। कारण क्या रहा? क्यों आया था? आपको पता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जो विफल रहा था। ठीक है। इससे पहले हमने इससे पिछली वाली क्लासों में क्रिप्स मिशन देखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक प्रभाव क्या रहा कि भैया बहुत महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। यहाँ पे जो फसलें होती थी कृषि में, अनाज होते थे, वस्त्र होते थे, उसको युद्ध में लड़ने वाले लोगों के लिए भेज दिया जाता था बाहर। तो क्या हो गया? यहाँ पे चीजें किल्लतें हो गई अनाजों की। तो क्या हुआ? अकाल पड़ने लगा और भुखमरी जैसी समस्या आने लगी। तो ये भी एक कारण था। जापान के आक्रमण का भी भय था कि गांधी जी का मानना था कि अभी तक हम अंग्रेजों से जूझ रहे हैं, अगर जापान आक्रमण कर देगा और अंग्रेज हार जाएंगे, तो फिर दूसरों से हमें जूझना पड़ेगा किसकी आजादी के लिए। और ब्रिटिश सरकार का अड़ियल रवैया वगैरह देख के इसके कारण थे आंदोलन शुरू होने। घटनाक्रम क्या रहा? अब देखो, शुरू में क्या हुआ, जैसे ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। उसके तहत ऑपरेशन थंडर बोल्ट चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन थंडर बोल्ट चलाया, और या ऑपरेशन जीरो चलाया, और सभी जो इंपॉर्टेंट नेता थे उनको जेल में बंद कर दिया।
ठीक है। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी, नेहरू, पटेल, आजाद सहित, आजाद मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आंदोलन आगे बढ़ा। जब मुख्य नेता ही नहीं रहेगा तो आंदोलन अपने अपने तरीके से चलने लगा। कैसे? देखिए, प्रथम चरण जो शहरी विद्रोह हुआ, इसमें शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देश भर में स्वतः स्फूर्त हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस निकाले गए। मिल मजदूरों और छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। द्वितीय चरण में अगर मैं बात करूं तो भूमिगत रहकर गतिविधियां की। जैसे जब सरकार ने दमन चक्र तेज किया तो युवा जो समाजवादी नेता थे वो भूमिगत हो गए। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जयप्रकाश नारायण जो कि झारखंड के जेल से भागकर आजाद दस्ता का गठन किया और छापामार युद्ध चलाया था। राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसाफली और अच्युत पटवर्धन ने गुप्त रूप से आंदोलन का संचालन किया और कई रेडियो का संचालन भी इन्होंने गुप्त रूप से बंबई में किया। ठीक है। उसके बाद उषा मेहता ने गुप्त कांग्रेस रेडियो की प्रसारण भी चलाया था मुंबई से। कहां से? मुंबई से। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को द्वितीय चरण। और तृतीय चरण में क्या होगा कि पहला चरण तो आपको पता है कि शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हो गई तो भैया अपने आंदोलन अपने आप आगे बढ़ गया। द्वितीय चरण में जो जो कुछ छोटे मोटे समाजवादी नेता बचे थे वो भूमिगत हो गए, मतलब छिप करके आंदोलन को प्रमोट करने लगे। और तीसरे चरण में क्या हुआ कि जो अलग अलग क्षेत्रों में समांतर सरकारें स्थापित होने लगी। कैसे? आंदोलन के अंतिम दौर में देश के कई हिस्सों में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़कर समांतर सरकारें स्थापित की गई। ठीक। जिसमें बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समांतर सरकार बनी। ठीक है। और उसके बाद तामलुक जो मिदनापुर में पड़ता है, यहाँ जाति सरकार का गठन हुआ। तो पहली बार जाति सरकार गठन आपको मिदनापुर बंगाल में देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद सतारा में बी आई चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली समांतर सरकारी, हालांकि बाद में इन सबका दमन भी कर दिया गया था। ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा समय सतारा, सबसे पहला बलिया वगैरह ये चीजें होने लगी। फिर क्या हुआ? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्या है कि यूपी में कुछ जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले क्षेत्र, बलिया था, आजमगढ़ और गाजीपुर बढ़ चढ़ कर भाग लिए। बलिया विद्रोह में जिला प्रशासन को उखाड़ फेंका, जेल के ताले तोड़कर कांग्रेस नेताओं को रिहा कराया। चित्तू पांडे प्रमुख इसमें थे। ठीक है। बलिया में ही तो इन्होंने समांतर सरकार की स्थापना की, चित्तू पांडे ने। और बीएचयू के छात्रों ने भी काफी अच्छा रोल प्ले किया और उन्होंने वाराणसी के आसपास ट्रेन और यातायात को बाधित कर दिया, पटरियों को उखाड़ दिया वगैरह। दमन क्या? अंग्रेजों ने पूर्वांचल के गांव पर हवाई हमले से गोलियां चलवाई और भारी जुर्माना और सामूहिक दंड भी लगाया था, जिसके कारण से इनको धीरे धीरे दमन करने की कोशिश की। आंदोलन की सीमाएं क्या थी? मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हिंदू महासभा और प्रिंसिपल स्टेट जो रियासतें थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि ये सब अपना फायदा चाहते थे। मुस्लिम लीग सोचता था कि अंग्रेज जब तक रहेंगे तभी तक भारत का जो विभाजन होगा वही संभव होगा। अंग्रेज अगर चले गए और भारत छोड़ो आंदोलन कहीं सफल हो गया तो भैया हमें जो पाकिस्तान हम मांग रहे हैं वो मिलेगा नहीं। तो ये इनको डर था। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब उस टाइम पे जो युद्ध चला था उसके कारण से कम्युनिस्ट पार्टी भी थोड़ा सी ऊंची थी। हिंदू महासभा इसका अपना अलग ही था। ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी चीजें थी, इसी वजह से ये कमजोर रहा। और सी राजगोपालाचारी उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का तात्कालिक मांग और कांग्रेस की राजनीति से असहमत होकर इस्तीफा दे दिया था। किसी पार्टी से? सरकारी नौकरशाही जो थी वो भी इस आंदोलन के विरोध में ही रही। ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या रहा? एक तो महत्व प्रभाव क्या है? नेतृत्व विहीन जन विद्रोह था। ठीक है। और जहां पे लोगों द्वारा खुद ही आगे बढ़ाया गया। पूर्ण स्वतंत्रता की स्पष्ट मांग होने लगी। ब्रिटिश सत्ता को एहसास होने लगा कि अब हम ज्यादा दिन तक यहाँ पे नहीं रहेंगे और स्वतंत्रता का मार्ग एक प्रकार से प्रशस्त हो गया था। ठीक। अब हम बात करते हैं आजाद हिंद फौज की। आजाद हिंद फौज की स्थापना अगर मैं बात करूं प्रथम चरण में देखा जाए तो आजाद हिंद विचार और स्थापना के बाद एनआईए, आजाद हिंद फौज, सॉरी एनआईए नहीं आईएनए है। ठीक है। आईएनए की स्थापना विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन के दिमाग में आया था। किसने? कैप्टन मोहन। वे ब्रिटिश भारतीय सेना यानी ब्रिटिश सेना में थे जो कि भारतीय की तरफ से लड़ रहे थे। उस टाइम पे अधिकारी थे जिन्हें जापानी ने मलाया अभियान के दौरान बंदी बना लिया था। और फिर ये बाद में क्या हुआ, इसका गठन मार्च 1942 में टोक्यो जापान में एक सम्मेलन में हुआ, जिसके बाद सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने औपचारिक रूप से आईएनए की पहली टुकड़ी का गठन किया। तो आईएनए की जो पहली टुकड़ी का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। विचार किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन। ठीक है। कहाँ पे इसका सम्मेलन हुआ? 1942 जापान में। ठीक। उसके बाद इतिहासकार जो भूमिका निभाई, रासबिहारी बोस ने टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग, रासबिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और आईएनए के गठन में महत्वपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। दिसंबर 1942 में जापानी सेना और मोहन सिंह के बीच मतभेदों के कारण यह पहला चरण बिखर गया।
तो पहली बार स्टार्टिंग इन्होंने कर दी थी। अब द्वितीय चरण में सुभाष चंद्र बोस आएंगे, तब इसको और मजबूती मिलेगी। रास बिहारी बोस ने जुलाई 1943 में सिंगापुर के कैथे हॉल में आईएनए की कमान सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दी। तो कहाँ पे इनको सौंपी गई आपको बताएं, सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। ठीक है। और विचार किसके में? कैप्टन मोहन सिंह। तो इंपॉर्टेंट लोग हैं रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, ये सब डिटेलिंग मैंने दे रखा है, एक बार पढ़ के खत्म कर दिया आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है। आरजी हुकूमत आजाद 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार, अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। इस सरकार को जर्मनी, जापान, इटली सहित 9 देशों ने मान्यता दी थी। कितने? 9 देशों ने मान्यता दी थी। ठीक हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आईएनए का जो मुख्यालय था ना, अस्थायी रूप से आईएनए और अस्थायी सरकार का मुख्यालय पहले सिंगापुर था, बाद में कहाँ लिया गया? म्यांमार। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, रंगून म्यांमार लाया गया। संगठन और सैन्य संरचना क्या थी? नेताजी ने, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद के प्रसिद्ध नारे दिए। तो आपको दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने भारतीयों से आह्वान किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बोला था। और इसमें सैन्य ब्रिगेड, जो सैन्य दल था, उसमें गांधी ब्रिगेड थे, नेहरू ब्रिगेड थे, सुभाष ब्रिगेड था और झांसी की रानी ब्रिगेड। यह एक महिला सैन्य ब्रिगेड थी जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया था। यह उस दौर में वैश्विक स्तर पर एक क्रांतिकारी कदम था। तो आपको ये दल भी याद रखने हैं। ठीक। अब इनके सब सैन्य अभियान क्या रहा? आजाद हिंद फौज ने क्या किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह नवंबर 1943 में जापान में द्वीप अस्थायी आजाद हिंद को सौंप दिया। यानी जापान ने ये द्वीप किसको? अंडमान निकोबार को किसको सौंप दिया था? आजाद हिंद फौज को। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा। तो शहीद और स्वराज द्वीप का नाम किसने रखा था? अंडमान का नाम, नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद और निकोबार द्वीप का स्वराज द्वीप रखा था। इतना क्लियर हो गया? 1943 में सौंपा था अंडमान निकोबार द्वीप को, किसने? जापानी ने, क्योंकि ये जापान के पास था। पर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें जापान ने इस पर कब्जा कर लिया था। ठीक। भारत की मुख्य भूमि पर आक्रमण अगर बात करूं, आईएनए ने कब आक्रमण किया? 1944 में शहनवाज खान के नेतृत्व में सुभाष ब्रिगेड ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर हमला किया। कोहिमा और इम्फाल का अभियान 1944 में आईएनए ने भारत की सीमा पार की। 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत अली ने मणिपुर के मोइरांग में पहली बार मुख्य भारतीय भूमि पर आजाद हिंद फौज का तिरंगा फहराया। आजाद हिंद फौज का तिरंगा कहाँ फहराया गया? भारत की भूमि पर। कब? किसने फहराया था? कर्नल शौकत मलिक ने मणिपुर के मोइरांग में। कहाँ पे? मोइरांग में। आपको ये पता होना चाहिए। कोहिमा और इम्फाल अभियान किया। पतन के कारण क्या हुआ? सेकंड विश्व युद्ध में जापान हार गया। मानसून की शुरुआत से रसद जो सप्लाई चेन थी खाने की, वो टूट गई। अगस्त 1945 में नेताजी की कथित विमान दुर्घटना के बाद यह अभियान थम गया और ये फिर कमजोर पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ? बाद में चल के जो आईएनए के सैनिक थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, सैनिकों बंदी अधिकारियों को बंदी बना लिया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। कब? और इसके लिए एक लाल किला मुकदमा 1945 के नाम से फेमस है। मुख्य आरोपी थे 3 प्रमुख सैन्य अधिकारी। एक साथ दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, जिसमें देश में सांप्रदायिक एकता की अनूठी मिसाल देखने की। कौन थे भैया? ठीक है, प्रेम कुमार सहगल ये हिंदू थे, शहनवाज खान मुस्लिम थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों सिख थे। तो एक अनूठी मिसाल पेश की गई और फिर इसके लिए एक रक्षा समिति बनाई गई कांग्रेस द्वारा। क्या है? आईएनए रक्षा समिति। कांग्रेस ने इन अधिकारियों को बचाने के लिए देश के शीर्ष वकीलों की एक समिति बनाई थी। ठीक है। और मुख्य वकील, ये क्वेश्चन में हमने अभी लास्ट क्विज में किया था, भूलाभाई देसाई बचाव पक्ष के मुख्य वकील थे। अन्य सहयोगी में तेज प्रताप सप्रू थे, तेज बहादुर सप्रू, कयास नाथ काटजू, आसफ अली और लगभग 25 साल बाद वकालत का चोगा पहनकर फिर से उतरे कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग नोट्स हैं। ठीक है। जन आक्रोश भी इसके खिलाफ हो गया, मतलब उन पे मुकदमा जो चलाया जा रहा था, पूरे देश में इस मुकदमे के खिलाफ भारी जन आक्रोश फैल गया। सड़कों पर नारे गूंजने लगे, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को तोड़ दो, ऐसे नारे गूंजने लगे। अब इसको देखते हुए भैया वायसराय लॉर्ड बेबल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके तीनों अधिकारियों की फांसी की जो फांसी होनी थी उनको माफ कर दिया। किसने? लॉर्ड बेबल ने। इतना क्लियर हो गया? अब इसमें झांसी की, जैसे यूपी की क्या भूमिका रही, तो झांसी की रानी का ब्रिगेड नामकरण हुआ था, ये भी आपको पता, महिला विंग का नामकरण था। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की वीरांगना, मतलब लक्ष्मीबाई के नाम पर इसका था। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का संबंध में यूपी के कानपुर से रहा है। और यूपी में जन आंदोलन की बात करें, लाल किला मुकदमे के दौरान संयुक्त प्रांत जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी में अभूतपूर्व हड़तालें हुई। छात्रों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या किया था? प्रदर्शन किया था। क्या किया था? प्रदर्शन किया था।
क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब ये सब क्या है, इसी को आगे देखते हुए क्या और प्रभाव रहेगा, आजाद हिंद फौज से इंस्पिरेशन लेते हुए राष्ट्र, एक तो राष्ट्रवाद की नई लहर चली, शाही नौसेना, जो नौसेना विद्रोह था 1946 में, फरवरी 1946 में ये हुआ, और सांप्रदायिक सौहार्द, इस फौज ने धर्म और जाति से ऊपर बढ़कर साझा भारतीय पहचान को मजबूती दिलाई थी। ठीक है, और जो कि बाद में स्वतंत्रता के ये सब मुख्य कारण बनेंगे। ठीक हो गया। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा फटाफट। बोस जो थे 1897 को कटक में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में अब मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक, माता पिता जो थे, पिता जानकी बोस थे और माता प्रभावती देवी थी, और आईसीएस की परीक्षा 1920 में उन्होंने इंग्लैंड के प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना के कारण 1921 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, सी आर दास थे, उनको उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। अब गांधी जी दिमाग में आएंगे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, आपको याद होना चाहिए। शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। 1921 में भारत लौटकर वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। वे जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के युवा और वामपंथी के धड़े थे मुख्य नेता बनकर उभरे। ठीक है, फॉरवर्ड अखबार, उन्होंने सी आर दास की पार्टी के समाचार पत्र फॉरवर्ड का संपादन भी किया और खुद स्वराज नामक अखबार शुरू किया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग 1928 में नेहरू और सुभाष बोस ने मिलकर कांग्रेस के भीतर ही इस लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य डोमिनियन स्टेट के बजाय पूर्ण स्वराज की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य आगे था। 1938 में गुजरात जो हरिपुरा अधिवेशन था उसके अध्यक्ष चुने गए, कांग्रेस अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष चुने गए, और उन्होंने भारत के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ये सब पॉइंट आपके एग्जाम में हिट करेंगे डायरेक्ट। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में गांधी जी ने एक अपना बंदा खड़ा किया था, अपना व्यक्ति खड़ा किया था, पट्टाभी सीतारामैया, और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस खुद ही अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए, किसके, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। बाद में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। अब इसकी हार को, यानी पट्टाभी सीतारामैया की हार को गांधी जी अपनी हार मानने लगते हैं। इसी के कारण बाद में क्या होता है कि ये सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार बताया, और इसी कारण बाद में क्या होता है, कांग्रेस कार्य समिति से गांधीवादी नेताओं के असहयोग के कारण बोस ने 1939 में, अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि वैचारिक अंतर क्या था। गांधी जी अहिंसा और क्रमिक परिवर्तन में विश्वास करते, जबकि नेताजी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर आक्रामक आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय मदद से आजादी तुरंत हासिल करनी चाहिए। ऐसा विचार था किसका, सुभाष चंद्र बोस जी का। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी, मई 1947 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वामपंथी ताकतों को एकजुट करना था। क्या करना था, एकजुट करना था। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे अंग्रेजों ने उन्हें कोलकाता में उनके घर में नजरबंद कर दिया, और 1941 में मतलब आगे टाइम में वो जियाउद्दीन नाम के एक पठान का वेश धारण करके गुप्त रूप से घर से भाग गए थे। वे पेशावर, काबुल और मॉस्को होते हुए बर्लिन जर्मनी पहुंचे, और उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी में उन्होंने फ्री इंडिया ट्रेड सेंटर की स्थापना की। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना बर्लिन में, जर्मनी में की थी, और आजाद हिंद रेडियो की भी शुरुआत वहीं से करी, जिससे वे भारतीयों को संबोधित करते थे। नेताजी की उपाधि की अगर बात करें ना, जर्मनी में भारतीय सैनिकों और वहां के लोगों ने उन्हें नेताजी कहकर पुकारा था। किसने, जर्मनी में भारतीय सैनिक जो थे, जिनको मतलब भारतीय सैनिकों और वहां के लोगों ने उन्हें सबसे पहले नेताजी कहकर पुकारा था। राष्ट्रपिता, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। 6 जुलाई 1940 को रंगून रेडियो पर बोलते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा, फादर ऑफ द नेशन कहा, और आजाद हिंद फौज के सैन्य अभियान के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। यह दर्शाता है कि वैचारिक मतभेद के बावजूद वे गांधी जी के अत्यधिक सम्मान करते थे। 1943 में सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस से आईएनए की कमान संभाली। कौन सी, आजाद हिंद फौज, अभी बात कर रहे थे। ठीक है, और वहीं पे नारे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो के ऐतिहासिक नारे को दिया। 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ताइवान के ताई होकू हवाई अड्डा पर एक विमान दुर्घटना में कथित रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है, जो आज भी विवाद का कारण है। इसकी जांच के लिए सहनवाज समिति 1956 में और खोसला आयोग 1970 में और मुखर्जी आयोग 1999 का भी गठन किया गया था कि भैया इनको, ठीक है, इनके मृत्यु के बारे में जांच वाच करने के लिए। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय, कौन सी, द इंडियन स्ट्रगल 1920-42 में लिखा था। इसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का विस्तृत विश्लेषण किया, और दूसरा एन इंडियन पिलीग्राम, यह नेताओं की अधूरी आत्मकथा है,
ठीक है। यह सॉरी इस नेताजी की आत्म अधूरी आत्मकथा है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी एंड इंडियन टेलीग्राम। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। इतने में आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी। अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ना, गारंटी कि आपको नहीं जाएगा। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चीज़ें कैसी हो रही हैं, और कि क्या चीज़ें चाहते हैं, कितना इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, बताइएगा। क्योंकि अभी ऑनलाइन तो मैंने अभी स्टार्ट किया, ऑफलाइन का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऑनलाइन मैंने जल्दी स्टार्ट किया, तो आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए। जितना सपोर्ट करेंगे उतना मैं बेहतर कंटेंट दूंगा। ठीक है। और ऑनलाइन स्टार्ट करने का मतलब था कि मैंने ऑफलाइन छोड़ दिया था, अपनी खुद की तैयारी के पर्पज से मैंने छोड़ा था। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसको भी कंटिन्यू रखा जाए। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।